शुरुआत में शाओ स्टोर के अंदर आ जाती है। शिन फिर शाओ से कहने लगता है कि वो पूरे 2 घंटे लेट है। जिसके बाद वो देखता है कि शाओ ने डिटर्जेंट को फ्रिज के अंदर रख दिया था। और उसके बाद शाओ कहने लगती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि चीजें कहाँ पे कैसे हैं, कस्टमर उन्हें ढूंढ ही लेंगे। ये सुनकर के शिन कहने लगता है कि तुमने पहले कभी कोई दूसरी नौकरी नहीं की ना। तो फिर शाओ बताती है कि उसने पहले एक गड्ढे को खोदा था जहाँ पे उसकी फैमिली ने काफी सारी बोरियों को दफना दिया था। शिन फिर जा करके साकामोटो से कंप्लेन करने लगता है और कहता है कि उन्हें शाओ को निकाल देना चाहिए, वो हमारे पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब कर रही है। शाओ ये सुनकर के कहती है कि आखिर ये कहाँ से पीसफुल उसे लग रहा है, क्योंकि वो एक्स माफिया से है और वो दोनों एक्स हिटमैन हैं। शन ये सुनकर के कहता है कि वो लोग पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी साकामोटो कहने लगते हैं कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। वो शिन से कहते हैं कि वो अच्छी तरीके से शाओ से बात करे और शाओ माफी मांगे लेट आने के लिए। उन्हें इस तरीके से बात करता देख के शाओ और शिन दोनों ही काफी हैरान रहते हैं, क्योंकि आमतौर पे साकामोटो कभी भी इतनी बात नहीं करते और शिन तो उनके साथ सालों तक काम किया है, वो इतनी बात पहले कभी नहीं किए। साकामोटो ये सुन करके कहने लगते हैं कि तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे ये सुन करके बुरा लग रहा है। तुम लोग अगर ऐसे ही मेरी फीलिंग्स को हर्ट करोगे तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। शिन ये सारी चीजें सुन करके सोचने लगता है कि साकामोटो पहले कभी इतना सोचते भी नहीं थे, तो आखिर वो आज इतनी ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पे एक दूसरे साकामोटो भी आ जाते हैं, जो कि शॉप के अंदर जा करके बैठ करके न्यूज़पेपर को पढ़ने लगते हैं। ज्यादा बात करने वाला साकामोटो फिर कहने लगता है कि क्या वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी साकामोटो अपनी नाइफ को निकाल करके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। शिन ये देख करके सोचता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। दोनों ही साकामोटो एक दूसरे के ऊपर हथियार ताने हुए थे। असली साकामोटो फिर अपने ब्लेड को नीचे कर लेते हैं, जिससे पहले वाला साकामोटो एक दूसरे ही इंसान के अंदर बदल जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर साकामोटो आपसे मिले काफी वक्त हो गया। शिन ये सारी चीजें देख करके हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो इस तरीके से अपने चेहरे को कैसे बदल सकता है और आखिर वो उसके दिमाग को क्यों नहीं पढ़ पाया। वो इंसान फिर शिन और शाओ को देख करके हंसने लगता है कि उसने उन्हें बेवकूफ बना दिया। ये सुन करके उन दोनों को काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसे मारते हैं। शिन कहने लगता है कि आखिर ये इंसान कौन है और आखिर वो साकामोटो को कैसे जानता है। फिर वो इंसान बताने लगता है कि उसका नाम अयूमो है और वो पहले साकामोटो के साथ काम किया करता था और वो साकामोटो का दोस्त है और उसकी एज 18 साल है। ये सुनकर के साकामोटो कहते हैं कि असल में अयूमो भी एक असैसिन है और असल में उसकी एज 27 साल है। ये सारी बातें सुन करके शिन और शाओ उसे दोबारा से मारने लगते हैं कि वो झूठ बोल रहा था। आगे अयूमो उन्हें बताने लगता है कि मिस्टर साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन येन का इनाम रखा गया है, तो उन्हें मारने के लिए और भी काफी सारे असैसिन्स आएंगे। 1 बिलियन येन की बात को सुन करके शाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर शिन कहता है कि उसे लग रहा है अयूमो दोबारा से झूठ बोल रहा है। अयूमो ये सुन करके कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और अभी से ही सारे असैसिन्स के बीच में ये रूमर आ चुका है। जल्द ही ऑफिशियली बाउंटी को पब्लिश कर दिया जाएगा। उन्हें संभल के रहना होगा, क्योंकि काफी सारे हिटमैन साकामोटो को मारने के लिए आएंगे। जिसके बाद वहाँ पे उनका पिज्जा आ जाता है और शाओ उसे लेकर के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। शिन खड़ा होकर के सोच रहा था कि अगर अयूमो ने बेवकूफ बनाना चाहता है तो आखिर वो इतनी बड़ी बाउंटी की बात क्यों कहेगा। तभी उसे उस पिज्जा वाले इंसान के थॉट सुनाई देने लगते हैं, जहाँ पे वो सोच रहा था कि वो यहाँ पे काफी आसानी से आ गया और अब वो इन सभी को मार देगा। जिसके बाद वो डिलीवरी वाला कहता है कि उसका नाम पिज्जा नाकाजीमा है और वो यहाँ पे साकामोटो को मारने के लिए आया है। फिर वो अयूमो की गर्दन पे हथियार को रख करके उन्हें धमकी देने लगता है। शिन सोच रहा था कि आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन साकामोटो उसे इग्नोर करते हुए पिज्जा आराम से बैठ करके खा रहे रहते हैं। ये देख करके नाकाजीमा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो अयूमो को मारने का सोचता है, लेकिन तभी अयूमो उसे मार करके बेहोश कर देता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। शिन ये देख करके सोचने लगता है कि आखिर वो उन रस्सियों से कैसे आजाद हुआ। साकामोटो फिर अयूमो से कहते हैं कि वो उसकी गर्दन को छोड़ दे। अयूमो उनकी बात को मान जाता है और उसे जाने देता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि क्या वो अभी भी किसी को मारने से बच रहे हैं। अगर वो इसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो फिर वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उन्हें मारने के लिए अयूमो और उसके जैसे ही काफी सारे अच्छे हिटमैन भी आएंगे और अगर वो वहाँ पे कोशिश करते हैं उन्हें न मारने की तो वो खुद मर जाएंगे। लेकिन उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अयूमो के पास इससे ज्यादा जरूरी मिशंस भी हैं।
और साकामोटो को तो इन सारे मिशंस के बारे में पता ही होगा जहाँ पे उन्हें दूसरे हिटमैन को मारना रहता है। साकामोटो फिर अयुमो से पूछते हैं कि आखिर बाउंटी किसने रखी। ये सुनकर के अयुमो कहता है कि हिटमैन सवाल नहीं पूछते, वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। शाओ कहती है कि क्या यहाँ पे और भी ऐसे ही पिज्जा डिलीवरी वाले असैसिन्स आते रहेंगे। अयुमो ये सुनकर के कहता है कि इसके जैसे नूब उनके ज्यादा करीब नहीं आ पाएंगे, इसीलिए आगे चल के उनके खिलाफ इससे भी अच्छे असैसिन्स आएंगे। अयुमो फिर वहां से जाने से पहले कहता है कि वो बस आखिरी बार साकामोटो के जिंदा चेहरे को देखना चाहता था। शिन उसके पीछे बाहर जाता है लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद साकामोटो उसी पिज्जा बॉक्स की ओर देखने लगते हैं। पिज्जा बॉक्स के अंदर कैमरा लगा हुआ था और ये सारी चीजें कुछ लोग बैठ करके देख रहे रहते हैं। तभी वहां पे बैठा हुआ एक इंसान कहने लगता है कि क्या उन्हें सच में इस मोटे इंसान को मार के 1 बिलियन येन मिलेंगे। तो फिर सिल्वर बाल वाला इंसान कहने लगता है कि ये इंसान पहले लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था, लेकिन अब वो काफी सालों से रिटायर हो गया है। फिर वो सामने वाले इंसान का मजाक उड़ाने लगता है कि वो एक जेनिटर है, जो कि काफी ज्यादा ओल्ड फैशन तरीका है भेस बदलने का। तभी उन लोगों का बॉस कहने लगता है कि उन लोगों को संभल के रहना होगा, क्योंकि पहले साकामोटो द ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था। ये सुनकर के वो सभी कहने लगते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ऑर्डर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। साकामोटो को कैमरे का पता चल गया था, जिसके बाद वो उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वो उनके ऊपर ऐसे ही जासूसी करेंगे तो फिर वो उन्हें जहन्नम पहुंचा देंगे। जिसके बाद वो कैमरे को तोड़ देते हैं। सभी ये देख करके सोचने लगते हैं कि साकामोटो को कैमरे का पता था, वो उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। शिन फिर साकामोटो से पूछने लगता है कि आखिर उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो फिर साकामोटो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा शांति से रहना होगा ताकि वो किसी की अटेंशन को अट्रैक्ट ना करें। तभी वहाँ पे हाना आ जाती है और कहने लगती है कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है शुगर बनी से मिलने के लिए। शिन ये सुन करके कहता है कि आखिर ये शुगर बनी क्या चीज है। तभी वो देखता है कि साकामोटो काफी ज्यादा घबरा रहे हैं, जिसके बाद हमें एक अम्यूजमेंट पार्क को दिखाया जाता है, जिसे लेकर के शिन, शाओ और साकामोटो तीनों ही काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उनके ऊपर कहीं से भी हमला कर सकता है। वो लोग फिर जा करके एक बोट वाले झूले के ऊपर बैठते हैं, जहाँ पे आओई और हाना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे रहते हैं। शिन को काफी ज्यादा डर लग रहा रहता है और साकामोटो को उल्टी आ रही रहती है और शाओ की इस राइड से ही हालत खराब हो जाती है। साकामोटो फिर सोचने लगते हैं कि उन्होंने शायद थोड़ा ज्यादा ही खाना खा लिया। शिन हॉस्पिटल को कॉल करने का सोचता है, लेकिन आओई कहती हैं कि वो पानी पी करके ठीक हो जाएंगे। हाना फिर शाओ को काफी सारी चीजें बताने लगती है शुगर बनी के बारे में, कि वो किस तरीके से काफी बड़ा सा है और साथ ही साथ काफी ताकतवर है। ये सुनकर के शाओ सोचने लगती है कि अगर वो मोटा होगा तो वो बिल्कुल साकामोटो जैसा ही होगा। आओई तभी कहने लगती हैं कि वो काफी ज्यादा खुश हैं कि सभी साथ में बाहर आकर के एंजॉय कर पा रहे हैं। शिन और साकामोटो भी ये सुनकर के खुश होने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें अयुमो की बात याद आती है और वो दोनों वापस से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। शिन फिर शाओ से कहने लगता है कि उन्हें साकामोटो फैमिली को सेफ रखना होगा और साथ ही साथ ये ध्यान रखना होगा कि वो मजे कर सकें। आगे वो बताता है कि वो 30 मीटर की दूरी में ये पता कर सकता है कि आखिर कौन क्या सोच रहा है और वो हिटमैन्स को पहचानने के लिए इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। शाओ ये सुनकर के कहने लगती है कि क्या वो उसके भी दिमाग को पढ़ रहा था। शिन ये सुनकर के कहने लगता है कि उसके पास बेकार का टाइम नहीं है और ये किसी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को सही करने के जैसा होता है, इसीलिए वो शिन को फोकस करने दे। तभी शिन को एक हिटमैन का पता चल जाता है जो कि जेनिटर बन करके आ रहा था और ये वही पहले वाला हिटमैन था। शाओ फिर जा करके हाना के ध्यान को भटकाने लगती है। उस हिटमैन को लग रहा था कि वो काफी आसानी से साकामोटो को मार देगा, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बगल से निकलते हैं। वो हिटमैन फिर एक कुनाई को निकाल करके मारने का सोचता है साकामोटो को, लेकिन तभी वो अपनी पेन से उसके ऊपर पहले ही हमला कर देते हैं और फिर शिन उसे एक कार्ट के अंदर भर करके वहां से ले जाता है। आओई और हाना को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। शिन उस इंसान को लेकर के एक शांत जगह में चला गया था, जहाँ पे वो देखता है कि साकामोटो ने बिल्कुल बीचों बीच हमला किया था। उन्होंने किसी ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाया और साथ ही साथ किसी नस को भी नहीं काटा, जिसकी वजह से ये इंसान जिंदा है और सिर्फ बेहोश है। ये सारी चीजें सिल्वर बालों वाला इंसान भी बैठ करके देख रहा था
और कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि ये जेनिटर बहुत ही आसानी से पकड़ा जाएगा। फिर वो साकामोटो की रिपोर्ट को पढ़ने लगता है। उसे लगता है कि साकामोटो अब मोटे हो गए हैं, तो इसीलिए अब उसे उनसे खतरा नहीं है बल्कि शिन से है, क्योंकि वो दूसरों के दिमाग को पढ़ सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो दिमाग को खाली रखने की जितनी हो सके उतनी ज्यादा कोशिश करेगा। चलते चलते शिन को कुछ महसूस होता है, लेकिन फिर वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। असल में उसके पास से ही वो सिल्वर बालों वाला इंसान निकल करके गया था। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी रोलर कोस्टर के अंदर बैठने लगते हैं और मोटा होने की वजह से साकामोटो को सेफ्टी लॉक भी ठीक से नहीं आ रहा था। शाओ फिर शिन से कहने लगती है कि आखिर वो लोग सबसे पीछे क्यों बैठ रहे हैं। तो फिर शिन बताता है ताकि वो दूसरों को अच्छी तरीके से देख सकें। शिन फिर दोबारा से सभी के थॉट्स को पढ़ता है और सारे के सारे लोग नॉर्मल लग रहे थे। तभी शाओ कहने लगती है कि उसे सिल्वर बाल वाले इंसान के ऊपर शक है। ये सुनकर के शिन कहता है कि उसका दिमाग पूरी तरीके से खाली है और उसे बिना सोचे किसी के ऊपर भी शक नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो सिल्वर बालों वाला इंसान कहने लगता है कि उन्हें मेरी प्रेजेंस का पता चल गया है। शिन उसके दिमाग को पढ़ लेता है और उसके बाद वो सेफ्टी लॉक को खोलने की कोशिश करने लगता है। शाओ ये देख करके कहती है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि रोलर कोस्टर काफी ज्यादा तेज है। शिन फिर उस इंसान के बारे में साकामोटो को बता देता है, जिसके बाद वो सिल्वर बालों वाला इंसान अपने गन को निकाल लेता है साकामोटो को मारने के लिए। वो गोली चलाता है, लेकिन वो गोली जाकर के साकामोटो के ग्लासेस पे लगती है जो कि बुलेट प्रूफ रहते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। जो देख करके वो इंसान सोचने लगता है कि ये काम उसकी सोच से ज्यादा मुश्किल होगा। फिर शिन भी अपनी गन को निकाल लेता है और अपने सेफ्टी लॉक को तोड़ देता है। फिर वो हवा में कूद जाता है और उसके बाद रोलर कोस्टर दोबारा से एक लूप से नीचे आ जाता है। शिन सीधा जा करके उसी इंसान के ऊपर लैंड करता है और उसके सेफ्टी लॉक को तोड़ देता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ करके नीचे की ओर कूद जाता है। वो दोनों ही रोलर कोस्टर के ट्रैक के ऊपर जा करके गिरते हैं। शिन वहां से भी नीचे गिरने वाला था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है, जिसके बाद वो ऊपर की ओर आ जाता है। शिन को ऐसा करता देख करके वो इंसान कहने लगता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा हिम्मती है। तो फिर शिन उससे कहता है कि असल में साकामोटो की आज छुट्टी है, इसीलिए वो ओवर टाइम कर रहा है। ये सुन करके वो सिल्वर बालों वाला इंसान कहने लगता है साकामोटो ने उनके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की गलती की है और इसकी सजा उन्हें मिलेगी। शिन ये सुन करके कहता है कि साकामोटो के पास अपनी वजह थी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की और वो इसीलिए साकामोटो की हर तरीके से हेल्प करेगा। जिसके बाद वहाँ पे रोलर कोस्टर दोबारा से आ जाता है और वो दोनों ही जंप करते हैं। सिल्वर बालों वाला इंसान फिर कहता है कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। जिसके बाद वो हवा में ही शिन के ऊपर सीक्रेट वेपन से हमला कर देता है। शिन सारे के सारे ब्लेड से बच जाता है, लेकिन एक ब्लेड उसे टच करके निकल जाता है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से शिन नीचे जमीन पे गिर जाता है। शिन को ये पता चल गया था कि असल में इस ब्लेड के अंदर पॉइजन है और अब शिन को उसकी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिल्वर बाल वाला इंसान कहता है कि असल में उसने खुद से इस पॉइजन को बनाया है और वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है, लेकिन फिर भी शिन उठने की कोशिश करने लगता है। जो देख करके सिल्वर बालों वाला इंसान कहता है कि तुम आखिर उस डरपोक को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? साकामोटो को सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता है। शिन ये सुन करके कहता है कि साकामोटो को पहले अपनी जान की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, लेकिन अब उनके पास एक फैमिली है जिसका वो ख्याल रखना चाहते हैं। ये सारी बातें सुन करके वो इंसान कहता है कि तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। तुम चाहते तो मेरे हमले को काफी आसानी से डॉज कर सकते थे, लेकिन तुम डर गए, जिसकी वजह से तुम्हारे रिफ्लेक्स उतने तेज नहीं रहे। जिसके बाद शिन उठ जाता है और कहता है कि इंसान जिस भी चीज को पसंद करता है वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो भी हार नहीं मानेगा और आखिरी तक लड़ेगा। सिल्वर बालों वाला ये सुन के कहता है मुझसे मजाक मत करो, तुम तो अब देख भी नहीं सकते, तो आखिर तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? शिन फिर सोचने लगता है कि ये इंसान अभी भी कुछ भी नहीं सोच रहा है, वो अपने दिमाग को काफी ज्यादा शांत रखा है। रोलर कोस्टर दोबारा से आने लगता है तो फिर वो जंप करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शिन ज्यादा ऊंची जंप नहीं लगाया है। शिन फिर उसे पकड़ लेता है और रोलर कोस्टर के ऊपर बैठा देता है। सिल्वर बालों वाला ये देख करके कहता है कि ये काफी अच्छा मूव था, लेकिन तुम अभी भी नहीं देख सकते, तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। और वो शिन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। शिन फिर आसपास के लोगों का दिमाग पढ़ने लगता है हिंट्स के लिए।
जिसके बाद वो हाना को ढूंढ लेता है और वहाँ पे साकामोटो भी रहते हैं। फिर वो उस हिटमैन को लेकर के उनकी ओर कूद जाता है। वो लोग जहाँ पे कूदे थे वहाँ पे शुगर बनी का एक शो चल रहा था। स्टेज पे परफॉर्म कर रहे लोग उनसे कहने लगते हैं हटने के लिए, तो फिर सिल्वर बालों वाला उन्हें धमकी देता है कि वो उन्हें मार देगा। तभी शुगर बनी आकर के कहने लगता है उससे जाने के लिए, क्योंकि वो उसे संभाल लेगा। उस शुगर बनी की कॉस्ट्यूम के अंदर शिन रहता है, जो कि अब देख पा रहा था। शिन की बात सुन करके सिल्वर बालों वाला कहता है कि तुम्हारी आंखें इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। तभी शिन आकर के उसे बहुत ही जोर से पंच कर देता है, जिससे वो सिल्वर बालों वाला काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर पॉइजन का असर इतनी जल्दी कैसे चला गया। सभी लोग ये सारी चीजें देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये एक्ट का हिस्सा है। सिल्वर बालों वाला फिर कहने लगता है कि उसे नहीं पता कि शिन ने आखिर क्या किया कि उसकी आंखें ठीक हो गई, लेकिन अब वो अपना बेस्ट दे के उससे लड़ेगा। लेकिन शिन इस बार उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। आओई ये सारी चीजें देख करके कहने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा इंटेंस है, और उनके ऊपर बैठ करके ही साकामोटो सारी चीजें शिन को बता रहे थे, जो देख करके आना कहने लगती है कि पापा इतने ध्यान से देख रहे हैं जैसे वो खुद ही छोटे बच्चे हों। साकामोटो शिन को उसके आने वाले मूव्स भी बता दे रहे थे, जिससे शिन उन्हें आसानी से डॉज कर ले रहा था। शिन का फाइटिंग स्टाइल पहले से बिल्कुल चेंज हो गया था, जो देख करके सिल्वर बालों वाला भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद वो शिन के ऊपर हमला करता है और वो देखता है कि शिन की आंखें तो बंद थी, जिससे वो और भी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद साकामोटो शिन से कहते हैं कि अब उसे यहीं पे खत्म कर दो, और फिर शिन दोनों पैरों से उसे जाके किक कर देता है। जिसके बाद सभी शुगर बनी यानी कि शिन के लिए तालियां बजाने लगते हैं और चीयर करते हैं। शिन और साकामोटो भी फिर एक दूसरे को थम्स अप करते हैं।